So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to power conflict between the governors and the state government. Second issue is related to India UAE relationship. Third issue is related to constitutional bodies in India. Constitution facing challenges from autonomous bodies. Former Supreme Court judge. Fourth issue is related to Juvenile Justice Act 2015. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss power conflict between the governors and state governments. In several opposition-ruled states, tensions have emerged regarding the governor's address to the state legislature. सेवरल ओपोजिशन रूल्ड स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर के एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ टेंशंस इमर्ज हुए हैं. द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन स्टेट्स इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर. इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर का ऑफिस एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इट एक्टिंग एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अ वाइटल लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, साथ ही स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बिटवीन एक वाइटल लिंक का वर्क करता है. Due to its complex functions and frequent political controversies, governors are frequently debated in news. गवर्नर के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में ये फ्रीक्वेंटली डिबेटेड रहा है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू एड्रेस द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. गवर्नर के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एड्रेस किया जाता है. इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? Government of India at 1935. Section 63 allowed the governor discretion to address the provincial legislature. However, by 1937, it became standard practice for the Council of Ministers to prepare the speech to outline the legislative agenda. Government of India at 1935 के Section 63 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है. ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है. बट 1937 तक गवर्नर के एड्रेस के लिए जो स्पीच प्रिपेयर किया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता रहा है. इट मीन्स 1937 के बाद ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटेंट. The framers of the Indian Constitution intended for governor's address to reflect the policies of the elected council of ministers, not the governor's personal opinion. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का ये ओपिनियन था कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर जो भी एड्रेसिंग गिवन करेगा वो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट उसके द्वारा किया जाना चाहिए. गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन वहां पर एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए. इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर गवर्नर का जो एड्रेस होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी पॉलिसीज हैं वही उसमें एड्रेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ना कि गवर्नर के पर्सनल ओपिनियन उसमें इंक्लूड होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जुडिशियल रूलिंग्स. आर्टिकल 175 specifies that the governor may address the house, though this is non-mandatory and rarely used. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 के अंडर प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है. दिस इज नॉन मैंडेटरी एंड रेयरली यूज. ये मैंडेटरी नहीं है. आर्टिकल 176 mandate that the governor shall address the house at the start of first session after a general election and at beginning of each year. आर्टिकल 176 मैंडेट करता है कि गवर्नर आफ्टर जनरल इलेक्शन जो भी फर्स्ट सेशन होगा हाउस को एड्रेस करेगा एंड ईच ईयर का बिगिनिंग जब भी होता है हाउस का सेशन का उस टाइम के ड्यूरिंग भी गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करना होता है. This address will outline government achievement and future policy roadmap. गवर्नर के इस एड्रेस के अंडर गवर्नमेंट के अचीवमेंट एंड फ्यूचर पॉलिसी रोड मैप को एड्रेस किया जाना चाहिए. मोशन ऑफ थैंक्स.
Article 176 require time to be allotted for the legislature to debate the address culminating in a vote. Supreme Court precedent would affirm that the governor is a constitutional head who must act on the aid and advice of the Council of Ministers regarding these address. सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग इसको एक्ट करना चाहिए। करंट इश्यूज एंड फ्रिक्शन, गवर्नर के एड्रेस से रिलेटेड करंट इश्यूज एंड फ्रिक्शन क्या क्या रहे हैं, गवर्नर और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन क्या क्या क्लैशेस है, रिसेंट डेविएशंस इन स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, governors have recently skipped portions of prepared species or substituted them with their own remarks. सदर्न इंडिया का कुछ स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, इन स्टेट के गवर्नर्स ने गवर्नर के एड्रेसिंग के लिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा स्पीसीज प्रिपेयर की गई थी उन स्पीसीज का कुछ पोर्शन गवर्नर ने अपने एड्रेसिंग के ड्यूरिंग स्किप किया। Constitutional concern, such actions are viewed as being in conflict with Article 159, which require governors to preserve, protect and defend of the Constitution. गवर्नर के इस तरह के एक्शंस को आर्टिकल 159 के साथ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज आर्टिकल 159 गवर्नर को ये ड्यूटी गिवन करता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। Institutional tensions. This incident highlight a growing divide between elected state government and nominated governors, challenging established constitutional practices and legal settlement. इस तरह के इंसिडेंट इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉमिनेटेड गवर्नर्स के बीच ग्रो हो रहे डिवाइड को हाईलाइट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस एंड लीगल सेटलमेंट जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनके बिफोर ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर्स इन स्टेट, स्टेट में गवर्नर्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। द गवर्नर्स ऑफिस इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 6 आर्टिकल 150 थ्रू 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर एंड आर्टिकल 150 थ्रू आर्टिकल 167 के अंडर गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। वेरियस आर्टिकल्स एंड वेरियस प्रोविजंस। Article 153. Each state must have a governor with one person potentially serving multiple states. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग ईच स्टेट के अंदर वन गवर्नर होगा। वन गवर्नर मल्टीपल स्टेट के लिए भी सर्विंग कर सकता है। आर्टिकल 154. स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द गवर्नर। आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के अंडर वेस्टेड की गई है। आर्टिकल 155, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 156, द गवर्नर सर्व एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ही सर्विस गिवन करता है। 5 इयर्स के टर्म के लिए ये सर्विस गिवन करता है। आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस फॉर द ऑफिस। गवर्नर ऑफिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन की गए हैं। आर्टिकल 159 डिटेल द ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस एंड ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नर आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट के बिफोर ओथ और अफर्मेशन टेकिंग करता है। आर्टिकल 161 ग्रांट द पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस फॉर स्टेट लॉ ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर टू पार्डन और कम्यूट द सेंटेंस गिवन किया गया है, बट डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस से रिलेटेड ये पावर नहीं रखता है। Article 163 provide for a council of ministers led by chief minister to advise the governor except in matter requiring the governor's discretion. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
लीड बाय चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड किया गया है। एंड गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पावर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस गिवन नहीं कर सकती। आर्टिकल 200 एड्रेस द गवर्नर्स एसेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किया गया है, गवर्नर के एसेंट आर्टिकल 200 के अंडर प्रोविजन की गई है। आर्टिकल 213 ग्रांट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं होता है, उस टाइम पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213। आर्टिकल 356 allow the governor to recommend a president rule in state। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर को ये पावर गिवन की गई है कि वो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है। आर्टिकल 361 प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग दियर टर्म। सिविल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर प्रायर नोटिस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग गवर्नर को एक बिग प्रोडक्शन गिवन किया गया है। ड्यूरिंग दियर टर्म गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी। रोल एंड पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। द गवर्नर फंक्शंस एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर वर्क करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर एक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। रोल एंड पावर, नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर, नंबर 2 लेजिस्लेटिव पावर, नंबर 3 फाइनेंशियल पावर, नंबर 4 जुडिशियल पावर। नंबर 1 executive power include appointing the chief minister and other ministers as well as various state officials like the advocate general and state election commissioner. The governor is also the chancellor of state universities. गवर्नर स्टेट में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। स्टेट के अंदर वेरियस स्टेट ऑफिसर्स सच एज एडवोकेट जनरल एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को भी ये अपॉइंट करता है। स्टेट के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी गवर्नर ही होता है। नंबर 2 लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूड समनिंग, प्रोरोगिंग और डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली, एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर, द नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे आल्सो प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग ऑन अ मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर समनिंग, प्रोरोगेटिंग और डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली इंक्लूड है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर एड्रेस करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर भी गवर्नर को गिवन की गई है। मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकिंग किया जाता है, गवर्नर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3 फाइनेंशियल पावर। द गवर्नर इंश्योर दैट द स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर ही इंश्योर करता है कि स्टेट बजट लेजिस्लेचर में प्रेजेंटेड किया जाए। गवर्नर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के बिफोर गवर्नर का रिकमेंडेशन नेसेसरी होता है। नंबर 4 जुडिशियल पावर। इट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर द स्टेट ऑफेंसेस। स्टेट ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में पार्डन ग्रांट करने की पावर गवर्नर को गिवन की गई है। डेथ सेंटेंस के केस में इसको पार्डन ग्रांट करने की पावर नहीं है। बीइंग कंसल्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज। हाई कोर्ट जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गवर्नर के साथ कुछ कंसल्टेशंस किए जाते हैं। मेजर इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नर्स। गवर्नर से रिलेटेड मेजर इश्यूज क्या क्या है। नंबर 1 पार्टीशन अपॉइंटमेंट। नंबर 2 मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। नंबर 3 लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। नंबर 4 ओवररीच। Number of partisan appointments. It is a big concern that governors being appointed based on a political affiliation. ये एक बिग कंसर्न है कि गवर्नर पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बेस पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। प्रेजेंट में सिनेरियो देखा जा सकता है। नंबर मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर।
There have been instances of alleged arbitrary use of powers, particularly in forming governments, recommending president's rule, and without withholding assent to bill. गवर्नर अपने डिस्क्रेशनरी पावर का मिसयूज कर रहा है और इस तरह के वेरियस इंसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्मिंग के ड्यूरिंग, प्रेसिडेंट रूल के रिकमेंडेशन के ड्यूरिंग एंड विद होल्डिंग एसेंट टू द बिल, इससे रिलेटेड ये इंसिडेंट शो हो रहे हैं। नंबर 3, लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। गवर्नर हैज नो फिक्स्ड टर्म एंड एन इम्पीचमेंट प्रोसेस have the pleasure of the president clause raise concern about job security and potential for arbitrary removal। गवर्नर का कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है एंड गवर्नर के लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज भी एक बिग कंसर्न है बिकॉज प्रेसिडेंट के प्लेजर के ड्यूरिंग ही वर्क करता है। ये गवर्नर की जॉब सिक्योरिटी एंड आर्बिट्रेरी रिमूवल के पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज करता है। ओवररीच, allegations of governors interfering in state administration and university affairs have led to conflict with elected state government। गवर्नर और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं बिकॉज गवर्नर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अफेयर्स में इनका इंटरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिफॉर्म्स नीडेड इन गवर्नर पोस्ट के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स का नीड है। मेजर कमीशन रिकमेंडेशंस, कुछ कमीशंस ने इस पोस्ट के अंदर रिफॉर्म करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए हैं। रिकमेंडेशंस फ्रॉम वेरियस कमीशंस लाइक सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन एंड वेंकटेचलिया कमीशन हैड सजेस्टेड रिफॉर्म। दिस इंक्लूड, क्या क्या कमीशंस ने रिकमेंडेशंस गिवन किए गए। नंबर ऑफ अपॉइंटिंग एमिनेंट इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट हु हैव नॉट बीन रिसेंट एक्टिव पॉलिटिशियन। इन कमीशंस के रिकमेंडेशंस रहे हैं कि गवर्नर के पोस्ट पर इस तरह के एमिनेंट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया जाए जो कि उस स्टेट्स के आउटसाइड है एंड जिसका रिसेंट एक्टिव पॉलिटिशियंस से कोई लेना देना नहीं। इट मींस पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस पर्सन का नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटमेंट पॉसिबली थ्रू अ कमिटी हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। इन सभी कमीशंस ने रिकमेंड किया कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बिफोर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्टेशंस टेकिंग किए जाने चाहिए। नंबर 3, रिफॉर्म्स आल्सो एडवोकेटेड फॉर द डिलीशन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड अ फिक्स्ड टेन्योर एंड एन इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये गिवन किया गया कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज को डिलीट किया जाना चाहिए एंड गवर्नर का एक फिक्स्ड टेन्योर फिक्स किया जाना चाहिए। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर को इतना पावर गिवन किया जाना चाहिए कि गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया जा सके। नंबर 4, establishing clear guidelines and time limit for exercising discretionary power, especially regarding bills and president rule is recommended। कुछ रिकमेंडेशंस जो इन कमीशंस के द्वारा गिवन किए गए उनमें गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर पर एक्सरसाइज से रिलेटेड टाइम लिमिट सेट करने से रिलेटेड भी यहाँ पर गिवन किए गए। स्पेशली बिल एंड प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग जो भी रिकमेंडेशंस इनके द्वारा गिवन किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। नंबर 5, दिस कमीशंस एम्फसाइज दैट गवर्नर शुड एक्ट एज इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रादर देन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन कमीशंस के द्वारा ये भी एम्फसाइज किया गया है कि गवर्नर को इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर एक्ट करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के तौर पर वर्क करना चाहिए। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया यूएई रिलेशंस। व्हाई इन न्यूज India's import from its free trade agreement partner UAE have jumped by 70.37% year on year. The FTA between India and the UAE came into effect in May 2022. इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर यूएई के साथ इंपोर्ट 70.37% तक इंक्रीज हुआ है ईयर बाय ईयर। इंडिया और यूएई के बिटवीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में साइन किया गया। The UAE is the third largest trading partner of India with $83.65 billion bilateral trade in 2023-24। UAE इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया और यूएई के बिटवीन $83.65 बिलियन
बायलैटरल ट्रेड पहुंच चुका है। इंडियाज टू मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट आर मिनरल फ्यूल एंड गोल्ड। इंडिया यूएई से इंपोर्ट करता है बहुत सारे आइटम्स का, बट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट जो किया जाता है, मिनरल फ्यूल एंड गोल्ड इसके अंदर इंक्लूड है। द मेजर गुड इंपोर्टेड इंक्लूड मिनरल ऑयल, chemicals, essential oil and perfumes, precious and semi-precious stone, iron and steel product, copper, nickel and aluminum goods. मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं? नंबर वन यूएस, 118.21 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। नंबर टू चाइना, 104.832। नंबर थ्री यूएई, 77.64 बिलियन डॉलर। नंबर फोर सऊदी अरेबिया, 48.32 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया एंड यूएई। इंडिया और यूएई के बिटवीन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट क्या क्या साइन किए गए हैं? नंबर वन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। बोथ इंडिया एंड यूएई साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एमओयू साइन किया है। दिस डील इन्वॉल्व फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस डील के अकॉर्डिंग बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट को के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को इन्वॉल्व किया गया है। बारखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज सिचुएटेड इन अल दाफरा विद इन द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी इन यूएई। इट इज द अरब्स वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। बारखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ये यूएई में सिचुएटेड है। ये अरब का वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अरब वर्ल्ड का ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नंबर ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं। एलएनजी सप्लाई से रिलेटेड, पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बिटवीन साइन किए गए हैं। एलएनजी सप्लाई, एन एमओयू वाज साइंड फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इंडिया और यूएई के बिटवीन लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सप्लाई के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एन एमओयू वाज आल्सो साइंड विद इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के सप्लाई के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर साइन किया गया है। एसपीआर आर स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन्ड बाय कंट्रीज टू इंश्योरिंग अ स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सप्लाई डिसरप्शंस। Number three, agreement on food park. An MOU was signed with the Gujarat government on the food park development in India. इंडिया में फूड पार्क डेवलपमेंट के लिए गुजरात गवर्नमेंट एंड यूएई गवर्नमेंट के बिटवीन एक एमओयू साइन किया गया है। यूएई एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग अंडर विच फूड पार्क इन गुजरात एंड एमपी वर एनविजन्ड। यूएई एंड इंडिया दोनों ही I2U2 ग्रुपिंग का पार्ट है, अंडर विच गुजरात एंड एमपी के अंदर फूड पार्क एनविजन किए गए हैं। व्हाई इज यूएई इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? यूएई इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर वन बायलैटरल ट्रेड, नंबर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर थ्री यूएई इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, नंबर फोर कोऑपरेटिव इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, नंबर फाइव डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, नंबर सिक्स मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी, नंबर एट कल्चरल एंड डियास्पोरा लिंक, नंबर नाइन कोऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19। Number of bilateral trade. The UAE is India's third largest trading partner. UAE इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। The comprehensive economic partnership agreement was signed in 2022, which has further boosted trade between India and UAE. Bilateral trade having increased. इंडिया और यूएई के बिटवीन 2022 में कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए साइन किया गया था, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को बूस्ट किया गया। Number of FDI. UAE emerged as the fourth largest investor in India during financial year 2023. फाइनेंशियल ईयर 2023 के ड्यूरिंग यूएई इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एफडीआई फ्रॉम द यूएई टू इंडिया सर्ज्ड ओवर थ्रीफोल्ड टू $3.35 बिलियन फ्रॉम $1.03 बिलियन इन 2021-22। नंबर थ्री यूएई इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी।
UAE is a key oil supplier for India and play a critical role in India's strategic petroleum reserve, which is vital for India's energy security. यूएई इंडिया का एक की ऑयल सप्लायर है एंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए यूएई एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। यूएई इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। नंबर फोर, कोऑपरेटिव इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यूएई स्पेस एजेंसी एंड इसरो साइंड एन एमओयू रिगार्डिंग cooperation in the exploration and use of outer space for a peaceful purpose। स्पेस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया और एक एमओयू दोनों कंट्रीज ने साइन किया है। साथ ही आउटर स्पेस को पीसफुल पर्पज के लिए यूज करने के लिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 5, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया एंड यूएई हैव स्ट्रेंथेंड देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, counter terrorism and joint military exercise, for example exercise desert cyclone। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म पर दोनों कंट्रीज का फोकस है। जॉइंट मिलिट्री दोनों कंट्रीज टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन यूएई और इंडिया के बिटवीन कंडक्ट किया जाता है। UAE also interested in Indian defense products such as BrahMos missile, Akash air defense system, and the Tejas fighter jet trained momentum during the period. Number 6, multilateral engagement. The formation of the I2UDO group and the UAE's participation in the India Middle East Europe economic corridor reflect the economic and strategic significance of UAE in regional and global multilateral engagement। I2U2 ग्रुपिंग का फॉर्मेशन जिसके अंडर इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस हैं एंड यूएई का IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर पार्टिसिपेशन ये इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को शो करता है। इट मीन्स रीजनल एंड ग्लोबल मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में यूएई का इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन ग्रुपिंग को ज्वाइन करने से शो होता है। Number 7, important for regional stability and harmony. The UAE's important role in the Abraham Accord and the subsequent normalization of diplomatic relations with Israel reflect the UAE's importance of fostering regional harmony and stability। रीजनल हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी को फोस्टर करने में यूएई का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एज इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन गल्फ नेशंस फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। इंडिया एनर्जी नीड्स के लिए गल्फ नेशंस पर डिपेंड है और गल्फ नेशंस के अंडर स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो दैट इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को इजीली तरीके से इंश्योर कर सके। Number 8, cultural and diaspora link. About 3.5 million Indian people living in UAE form a crucial link between the two nations। इंडिया के अबाउट 3.5 मिलियन पीपल हैं जो यूएई के अंडर लिविंग कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बिटवीन ये क्रूशियल लिंक फॉर्म करते हैं। Some initiatives like the inauguration of the first Hindu temple in Abu Dhabi reflect the shared values of tolerance and coexistence, enhancing cultural ties between UAE and India। इंडिया और यूएई के बिटवीन कल्चरल टाइज को एनहांस करने में कुछ वेरियस इनिशिएटिव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, सच एज इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। हिंदू टेम्पल अबू धाबी में इनॉग्रेट किया गया है। नंबर 9, कोऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट इन मेडिकल सप्लाई, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन। कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरिंग बोथ कंट्रीज ने मेडिकल सप्लाई, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन एक दूसरे को कोऑपरेट किया। This collaboration in the healthcare sector has strengthened their partnership and demonstrated their commitment to supporting each other in times of crisis। What are various constitutional bodies in India? In this session, we will discuss about constitutional bodies and challenges faced by constitutional bodies। In Indian polity, a constitutional body is an institution established by the Constitution of India itself, deriving its power and authority directly from the specific article।
इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इटसेल्फ इस्टेब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पावर एंड अथॉरिटी को डायरेक्टली स्पेसिफिक आर्टिकल्स के अंडर ड्राइव किया गया है। These bodies are considered autonomous because they are designed to function independently of executive influence to ensure transparency and accountability in governance. Uh, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ऑटोनोमस कंसिडर किया जाता है बिकॉज गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये इंडिपेंडेंटली तरीके से फंक्शन करती हैं और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से ये अवॉइड नहीं होती हैं। की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड दियर आर्टिकल। इंडिया में की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सा और उससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स प्रोविजन किए गए हैं। नंबर वन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर टू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। नंबर थ्री, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148। नंबर फोर, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280। नंबर फाइव, नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल 338। नंबर सिक्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अंडर आर्टिकल 338 ए। नंबर सेवन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 330 बी, 338 बी। नंबर एट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। नंबर नाइन, जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 ए। नंबर 10, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 350 बी। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नंबर वन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर टू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 315 to 323, the central recruiting agency responsible for appointment to all India services and central service group A and B। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर थ्री, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, act as the guardian of the public purse, auditing the account of the union and state government। क्या पब्लिक पर्स के गार्जियन के तौर पर एक्ट करता है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट को ऑडिट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर फोर, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280, a quasi-judicial body constituted every 5 years to recommend the distribution of tax revenues between the center and state। फाइनेंस कमीशन एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जो कि 5 years के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सो दैट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग रिकमेंड गिवन किए जा सकें। नंबर फाइव, नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल 338, सेफ गार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर एससी स्टेब्लिश किया गया है सो दैट एससी कैटेगरी के पीपल के इंटरेस्ट एंड राइट को सेफगार्ड किया जा सके। नंबर सिक्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अंडर आर्टिकल 338 ए, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 ए के अंदर नेशनल कमीशन फॉर एसटी प्रोविजन किया गया है। नंबर सेवन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी अंडर आर्टिकल 338 बी, accorded constitutional status by 102nd amendment at 2018 to address issue of backward classes। बैकवर्ड क्लासेस के पीपल के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 330 बी के अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रोविजन किया गया है। नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक लीगल एडवाइजर के तौर पर वर्क करता है। नंबर सिक्स, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए, established via the 101st amendment act to make recommendation on the GST related matter।
जीएसटी रिलेटेड मैटर पर रिकमेंडेशंस गिवन करने के लिए 101st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 10 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350 बी। आर्टिकल 350 बी के अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इट मीन्स इंडिया में जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, मैटर्स मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। की चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नाउ। प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ऑटोनॉमी। नंबर 2 lack of enforcement power. Number 3 resource and administrative constraints. Number 4 appointment and accountability. Number 5 challenge of modernization. Number 6 declining public confidence. नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। ऑटोनॉमी से रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। डिस्पाइट देयर मैंडेटेड इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफन फेस प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव leading to questions about their impartiality. For example, the Election Commission has faced scrutiny over Model Code of Conduct violations. प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जीक्यूटिव के प्रेशर फेस कर रहे हैं, जबकि इन्हें इंडिपेंडेंस मैंडेट गिवन किया गया है। यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं। नंबर 2 लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर। Many bodies, including CAG and various commissions, are recommendatory in nature rather than regulatory, meaning they cannot directly enforce their findings. Many bodies such as CAG and NHRC, NCSC, ये नेचर में रिकमेंडेटरी है, जबकि रेगुलेटरी होनी चाहिए थी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अपनी फाइंडिंग्स पर डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट। कुछ रिसोर्स से रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट भी इन बॉडीज के बिफोर हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड स्टाफ शॉर्टेज हिंडर देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रिवेंटिंग थोरो ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फाइनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड लैक फेस कर रहे हैं, स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसकी वजह से हिंडर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से थोरो ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशंस प्रिवेंट हो रहे हैं। नंबर 4 अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स टू दिस बॉडी ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी along political influence in the selection process. इन बॉडीज के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फेस कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 1 challenges for modernization. As technology evolve, constitutional bodies face new challenges regarding data privacy, cyber threat, and the need to digitize, which require specialized skill and resources. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग डाटा प्राइवेसी, साइबर थ्रेट, एंड नीड टू डिजिटाइज विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड रिसोर्सेस। नंबर 6 डिक्लाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू परसीव्ड biases or ineffectiveness. Public trust in some institutions has decreased, reducing their overall impact. कुछ इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, जिससे इन बॉडीज का ओवरऑल इम्पैक्ट इनके ऊपर रिड्यूस हुआ है। ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बिटवीन क्या डिफरेंस है? Origin. Constitutional bodies, for example, ECI, CAG, are mentioned in the Constitution. Statutory bodies are created by the specific legislative act. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जबकि स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं वो स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा क्रिएटेड की गई हैं। स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू कुछ बॉडीज सच एज NHRC एंड सेबी क्रिएट की गई हैं। मॉडिफिकेशन to change structure of a constitutional body require a constitutional amendment. State bodies can be modified by amending the specific act of the parliament that created them.
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होते हैं, जबकि स्टेटरी बॉडीज के अंदर चेंज करने के लिए पार्लियामेंट स्पेसिफिक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करती है। Independence. Constitutional bodies generally have greater autonomy and higher, more secure position due to their constitutional status. Constitutional bodies greater autonomy रखते हैं एंड ये मोर सिक्योर पोजिशन रखते हैं बिकॉज इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन किया गया होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टडी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी आर्टिकल 315, कैग आर्टिकल 148। स्टेचुटरी बॉडीज एग्जाम्पल सच एज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी। पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टेचुटरी बॉडीज। Constitutional bodies handle core democratic functions, whereas statutory bodies usually fulfill specialized regulatory or administrative roles. Constitutional bodies core democratic functions को हैंडल करते हैं, जबकि statutory bodies usually specialized regulatory or administrative. What is the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015? Lowering the age of juvenile for crimes is a step back. A private member's bill introduced in Parliament in December 2025 has sought to amend the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 by lowering the age threshold from 16 to 14 years for children accused of heinous offences. Recently, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर अमेंड करने के लिए प्राइवेट मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है सो दैट हीनस ऑफेंसेस में एक्यूज किए जाने वाले चिल्ड्रन की एज को 16 ईयर्स या 14 ईयर्स तक लोअर किया जा सके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाज enacted in 2015 came into force altering the juvenile justice landscape by introducing the transfer system. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंडिया में 2015 में इनेक्ट किया गया। Heinous offences are offences with a minimum punishment of 7 years imprisonment or more. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर हीनस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर है या इससे ज़्यादा है, उस ऑफेंस को हीनस ऑफेंस के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। If amended, this will permit 14 to 15 years old as to adult criminal trial process and prison, further eroding principle of care, rehabilitation and reintegration and prioritizing retribution. प्रेजेंट में जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर ये एक्ट अमेंड कर दिया जाता है देन 14 टू 15 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन को एक अडल्ट की तरह क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस उसके साथ होगा एंड उसको प्रिजन गिवन किया जा सकता है। प्रेजेंट में 16-17 ईयर के चिल्ड्रन अगर कोई हिनस ऑफेंस करते हैं देन उनके लिए अडल्ट की तरह ही क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस है, प्रिजनमेंट गिवन किया जाता है। बट इस एज को लोअर करने से रिलेटेड ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 14 ईयर इट मीन्स 16 ईयर से 14 ईयर तक रिड्यूस करने का यहाँ पर प्लानिंग किया गया। अगर ये पास होता है देन केयर, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो इरोड होगा एंड रिट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज यहाँ पर गिवन किया जा रहा है। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इज इंडियाज की लॉ फॉर चिल्ड्रन जस्टिस, रिप्लेसिंग द 2000 एक्ट ऑफ फोकस ऑन केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 18। इंडिया में चाइल्ड जस्टिस के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एक की लॉ है जो कि चिल्ड्रन के केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन पर फोकस करता है, स्पेशली वो चिल्ड्रन जो 18 ईयर से बिलो एज के हैं। इट कैटेगराइज ऑफेंसेस पैटी, सीरियस, हिनस। चिल्ड्रन के द्वारा वेरियस ऑफेंस कमिट किए जाते हैं, बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इन ऑफेंसेस को कैटेगराइज करता है पैटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हिनस ऑफेंसेस। की फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 scope cover children in conflict with law and children in need for care and protection.
चिल्ड्रन जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिन चिल्ड्रन का, इट मीन्स जो चिल्ड्रन लॉ का वायलेशन करते हैं, एंड जिन चिल्ड्रन को केयर एंड प्रोटेक्शन का नीड है, इस तरह के इश्यूज को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर कवर किया गया है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंट एंड रीइंटीग्रेशन, नॉट जस्ट पनिशमेंट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ओनली पनिशमेंट के लिए नहीं है, बल्कि चिल्ड्रन के रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंट एंड रीइंटीग्रेशन पर फोकस करता है। एज डेफिनेशन, चाइल्ड मीन्स अंडर 18 ईयर्स, एज ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस मैटर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, कोई भी चिल्ड्रन जिसका एज 18 ईयर के बिलो है, इट मीन्स ऑफेंस कमिट करने के डेट पर किसी भी चिल्ड्रन का अगर एज 18 ईयर के बिलो है, देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उसको ट्रीट किया जाता है। ऑफेंसेस कैटेगराइजेशन है, पैटी, सीरियस, हीनस, बेस्ड ऑन मिनिमम पनिशमेंट अंडर आईपीसी लॉज। आईपीसी एंड लॉज के अंडर मिनिमम पनिशमेंट के बेस पर चिल्ड्रन के द्वारा कमिट किए गए ऑफेंसेस को पैटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, हीनस ऑफेंस में कैटेगराइज किया जाता है। ट्रायल एंड एडल्ट फॉर 16-17 years old in heinous crime, the juvenile justice board conduct a preliminary assessment। कोई भी चिल्ड्रन जो 16 ईयर और 7 इट मीन 16 to 18 ईयर के बिटवीन जिसका एज है और हीनस क्राइम वो करता है, देन प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कंडक्ट किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कंपोजिशन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्लस 2 सोशल वर्कर्स, एट लीस्ट 1 वुमेन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्लस 2 सोशल वर्कर जिसमें 1 वुमेन होगी। Adoption reforms made adoption reform and accessible, replacing older laws, empowering DMs in the process. Key changes replaced juvenile with child and child in conflict with law, defined orphaned, abandoned, surrendered children। जुवेनाइल वर्ड को चाइल्ड एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ रिप्लेस किया गया है। ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर्ड चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया है। अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं? 2021 अमेंडमेंट, स्ट्रीमलाइंड एडॉप्शन, क्लैरिफाइड सीरियस ऑफेंसेस, एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर मॉनिटरिंग, इंश्योरिंग फास्टर प्रोसेसिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, रिपीट 2000 एक्ट, consolidated and updated India's juvenile justice laws, addressing gaps and controversies from the previous law, especially after high-profile incident. Controversial provisions. The provision for trying older teens and adults sparked significant debate among child right activity। टीन्स को अडल्ट के तौर पर जो ट्राई करने का कोशिश किया गया है, स्पेशली ट्रायल के रिस्पेक्ट में, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट डिबेट का सब्जेक्ट बन चुका है। फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, promote a welfare oriented approach, ensuring children are not sent to adult jail or police lockups as per section 15 and section 18(3) of the act। Key issues and challenges related with juvenile justice act 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से रिलेटेड की इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है? नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, सीवर लैक ऑफ फंडिंग, पुअर क्वालिटी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिव स्पेसेस। फंडिंग का बहुत ज़्यादा लैक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का पुअर क्वालिटी एंड हेल्थ केयर इनएडिक्वेट है, जेंडर सेंसिटिव स्पेसेस का लैक है। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड चैलेंज है। Number of human resources, shortage of trained counselors, social workers, and legal professionals, compounded by weak training programs for functionaries. Number three, age determination, absence of standardized, reliable methods for age assessment, especially for undocumented children, leading to misclassification. Number four, judicial and administrative gap, high pendency of cases, non-functional juvenile justice board, weak inter-agency coordination, and poor data management. Number five, rehabilitation and reintegration, ineffective after care program, lack of vocational training and social stigma hinder successful return to society. Number six, balancing punitive and reformative justice. Debate persists over the provision allowing juveniles in serious offences to be tried as adult। जुवेनाइल जुवेनाइल्स जो कि 18 to 16 to 18 ईयर्स के बिटवीन एज के चिल्ड्रन आते हैं, इन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। इनके
अगेंस्ट एडल्ट की तरह ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज रेजिंग कंसर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द एक्ट्स कोर प्रिंसिपल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो चिल्ड्रन को गिवन किए गए हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो कोर प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड कंसर्न रेज करता है। नंबर 4, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। इनसफिशिएंट फोकस एंड रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चिल्ड्रन जो कि लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उन चिल्ड्रन के मेंटल हेल्थ के लिए इनसफिशिएंट फोकस है एंड रिसोर्स का लैक है। नंबर 8, विक्टिम कंपेंसेशन। वीक मैकेनिज्म फॉर विक्टिम कंपेंसेशन, particularly in cases involving crime against women। विक्टिम कंपेंसेशन के लिए वीक मैकेनिज्म है। तो